नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज शपथ हुई है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। संजीव खन्ना जी ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर अब विराजमान हो गए, उन्होंने शपथ ले ली है। सामने 5 बड़े ऐसे फैसले हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 5 ऐसे फैसले हैं जिस पर संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी और ये फैसले मोदी के भविष्य पर एक बड़ा संकेत देने वाले हैं। भविष्य के बारे में निर्णय भी देने वाले हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। संजीव खन्ना वही जस्टिस हैं जिन्होंने राजीव कुमार की मशीन को अभयदान दिया था। ये गौर करने वाली बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभयदान कैसे दिया था? जब वीवीपैट से पर्चियों का मिलान मशीन के वोटों से होना था, तो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हर चीज पर संदेह मत करिए। जिस पर देश को संदेह था उस पर संजीव खन्ना ने कहा संदेह मत करिए। यानी राजीव कुमार की मशीन को बचाने वाले संजीव खन्ना अब इस देश के मुख्य न्यायाधीश। संजीव खन्ना के बेंच में क्या-क्या ऐसे 5 महत्वपूर्ण मामले हैं जिससे मोदी का भविष्य जुड़ा है, उन पर चर्चा करेंगे। और संजीव खन्ना से उम्मीदें कितनी हैं? उनके चाचा ने इमरजेंसी के दौर में इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी ने उनका नाम बाहर किया, वो मुख्य न्यायाधीश के लिए, सीजेआई पद के लिए सबसे उपयुक्त थे वरिष्ठता के आधार पर भी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संजीव खन्ना की बात करें तो इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा जजों की वरिष्ठता को लांघ करके सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश किया था। यह भी ध्यान रखिए। चाचा को वरिष्ठता के आधार पर इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया जज, तो इस्तीफा दे दिया। भतीजे को तमाम जजों की वरिष्ठता को लांघ करके कोलेजियम ने मौका दिया था। और अद्भुत है, जिस कोलेजियम ने मौका दिया उसके मुखिया रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई पर जब एक यौन शोषण से जुड़ा आरोप लगा और उसकी सुनवाई उन्होंने खुद की, खुद उस बेंच में थे, तो उस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना को भी शामिल किया था। खैर, आज हम 5 फैसले, महत्वपूर्ण वो हैं जो 5 फैसले जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए और संजीव खन्ना पर भी नजर रखनी चाहिए। नजर रखना हमारा काम है। जोड़िए कंट्रोल रूम, इस नजर को थोड़ा और पैनी करते हैं भाऊ के साथ। स्वागत है भाऊ आपका। संजीव खन्ना साहब ने शपथ ग्रहण कर लिया। महत्वपूर्ण ये है, जिन 5 फैसलों की बात मैं कर रहा हूं जिन पर नजर रखने की जरूरत है, उसमें सबसे पहला मामला जो है वो है उसी आयोग पर, राजीव कुमार वाले आयोग पर, जिसकी मशीन को बचा लिया था संजीव खन्ना ने। इस मामले में जया ठाकुर, ये अक्सर जो है सुधारात्मक प्रक्रिया में शामिल होकर के बतौर एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट जाती रहती हैं। जया ठाकुर याचिका करता है और इन्होंने उस मामले को चुनौती दी है जिसको आप अक्सर उठाते हैं चर्चाओं में, कि सीजेआई की भूमिका इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने से कैसे हटा दिया मोदी जी ने, इसको उन्होंने चुनौती दी है। पहला मामला ये, मैं पांचों बोल दे रहा हूं, फिर एकदम आप नॉन स्टॉप इनको जो है खोलिए इनके धागे। दूसरा मामला, कोलकाता हाई कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे अभिजीत गंगोपाध्याय, अब तो सांसद हैं भाजपा के। देखिए कितना अद्भुत है, कितना कंट्राडिक्शन है। इन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक फैसला दिया था और उस फैसले में सिंगल बेंच थी इनकी, उन्होंने सारे दस्तावेज पुलिस को कहा था कि सौंप दे पश्चिम बंगाल पुलिस, ये सीबीआई को सौंप दे कुछ दस्तावेज। ये मामला डबल बेंच में गया, जस्टिस सौमेन सेन और उदय कुमार की बेंच। उन्होंने सिंगल बेंच यानी गंगोपाध्याय के फैसले पर रोक लगा दी। गंगोपाध्याय ने उस मामले में कहा कि जस्टिस सौमेन सेन ये एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। अद्भुत है, आरोप कौन लगाया? जो आज भाजपा का सांसद है वो लगाया। इस मामले में भी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं।
तीसरा, मामले बहुत है, केस बहुत है, लेकिन महत्वपूर्ण मामला। तीसरा, बिहार की जातीय जनगणना, जो जातीय सर्वे हुआ, उसकी वैधता पर सुनवाई की जा रही है और संजीव खन्ना के बेंच में है। इस केस में यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम बिहार राज्य सरकार, ये बिहार राज्य से और यूथ फॉर इक्वलिटी से है। यूथ फॉर इक्वलिटी चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट को, संजीव खन्ना को तय करना है कि जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का अधिकार बिहार सरकार को है या नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की निगाहें जातीय सर्वे पर हैं और मोदी जी तो जातीय सर्वे को पाप एक बार बता चुके हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और मामले, एक है बहुत महत्वपूर्ण मामला, मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग गया था। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और एबीसी। एक पत्रकार हैं एन राम। ये देश के ऐसे पत्रकार हैं जिनको हम सम्मान के साथ प्रणाम कर सकते हैं, जिनके सामने सर झुका सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ एन राम भी हैं। वो ऐसे पत्रकार हैं, द हिंदू वाले एन राम बनाम भारत संघ, डॉक्यूमेंट्री पर ही बैन लग गया था। इस मामले में भी सुनवाई हो रही है कि भाई मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन काहे लग जाएगा, ऐसे क्यों लग जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे, और एक मामला और है, आरक्षण, प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण का मामला, इस पर भी है सुनवाई। 5 मामले गिनाए, ये 5 बड़े महत्वपूर्ण है। अब आपके पास आते हैं, संजीव खन्ना से कितनी उम्मीदें हैं। पहले तो उम्मीद पे बात कर ले, तब टेक्निकल पहलू पे जाएं। कितनी उम्मीदें हैं संजीव खन्ना से? देखिए आशीष जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक कहावत है। हम्म। हम्म। और हम भी नाउम्मीद नहीं होते, हमेशा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि न्यायपालिका एक कस्टोडियन है सर्वोच्च, मतलब संविधान का। हम्म। कई बार मुझे ऐसा लगता भी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कई हम्म। बार मुझे लगता है कि आदमी कितना भी बायस हो, लेकिन फिर हम्म। जब एक कुर्सी पर बैठ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब बनता है, तो कहीं ना हम्म। कहीं संविधान, देश, देश का हित, ये कहीं ना हम्म। कहीं अंदरूनी जो अंतरात्मा है, उसकी आवाज भी होती हो। ये मैं ये मैं सोच के चलता हूँ, ये मैं हम्म। समझ के चलता हूँ। ये बात अलग है कि अंतरात्मा मरी गई तो फिर मैं क्या करूँ। हम्म। कई जगह पे हमने देखा कि जो हमारी सोच थी, विश्वास था, जो हम्म। हमारे साहब जो चले गए अभी, जिनके जो हम्म। निवृत्त हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके वजह से बहुत आशाएं जगी थी और हम आशान्वित थे, क्योंकि पॉजिटिव हम्म। सोचना चाहिए हमेशा। हम्म। लेकिन पता नहीं, धीरे धीरे जब लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तो हम्म। हम लगातार लड़ते थे कि नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, कुछ ये हो सकता है। लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि वो न्याय करते रहे, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, ये उनको देखने का समय नहीं था। हम्म। वो अपने कई चीजें बता रहे थे। मैं उनका एक मराठी का, जो मराठी अखबार के प्रोग्राम में वो गए, वहाँ पे साक्षात्कार इंग्लिश मराठी में जो बोल रहे थे, उन्होंने इस बात के लिए भी तकलीफ की कि हमको भी समय नहीं मिलता। सैटरडे हम्म। संडे भी हम छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। लोग कहते हैं कि इतने फैसले हमें डिक्टेट भी करने होते हैं, फैसले एडिट भी करने होते हैं। तो ये फैसले करते गए, ये न्याय हम्म। देते गए। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। जबकि हम्म। 1997 में जो गाइडलाइन बनी, उसका जो पहला पॉइंट है, उसके पहले पैराग्राफ में ये हुआ है कि मात्र न्याय देना ये काम नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। दिखा, ऐसे हाँ। केस है, महाराष्ट्र के केस में कर लीजिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में कर लीजिए, पेगासस के केस में कर लिए, हुआ कहाँ न्याय? राफेल के केस में कर लिए, न्याय कहाँ हुआ? न्याय होता हुआ हम्म। दिखाई कहाँ दिया? उसके बाद अब उन्होंने एक नई विधा भी बता दी कि अब कोई जज यदि प्रॉब्लम में आ जाए तो भगवान के सामने आदेश लेके हम्म। भगवान का सीधा कर गए, संविधान हम्म। रह गया साइड में, अब बस भगवान हम्म। के आदेश से अपना निर्णय दिया करेंगे। संजीव खन्ना जी के जीवन में कुछ ऐसे फैसले भी उन्होंने दिए जो कड़े फैसले भी माने जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका पिछला 1 साल का यदि मैं लेखा जोखा देखूं, तो कहीं ना हम्म। कहीं मुझे ये लगता है कि अ, वो एक आपकी उम्मीद जगाते बहुत है। हम्म। हम्म। टीचर बहुत बढ़िया पास होते हैं, हेडलाइन बनती है, लेकिन जब जजमेंट टिप्पणियां आता है तो जो ऑपरेटिव जजमेंट हो, उस ऑपरेटिव जजमेंट में समझ में नहीं आता कि वो टिप्पणियों को बिलीव करे, वो उन्होंने जो क्लास ली है सरकार की उसको देखे, या फिर ऑपरेटिव जजमेंट में एकदम उल्टा कैसा हो जाता है। तो हम्म। सर्वोच्च न्यायालय में आप एक चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग हम्म। में तो ये सामान्यता है। चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति जो है, उनकी नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए।
वर्तमान में जो कानून बनाया है सरकार ने, क्या वो ट्रांसपेरेंट है क्या? क्या है? प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और विपक्ष का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता, तो 2:1 हो गया। तो ये कभी भी सरकार जो चाहे वही नियुक्त होगा। फिर ढकोसला है वो, तो वो करने की ढकोसला है, जरूरत नहीं है। फिर वो हाँ? करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा कहते कि प्रधानमंत्री जो मन में आए वो नाम देंगे, लिख देंगे, हो जाएगा वो। हाँ। और जब अपना आदमी, यदि आप उस जगह को बिठाते हो, तो फिर उस संवैधानिक संस्थान की स्वायत्ता खत्म हो जाती है। हमने देखा छोटी छोटी बात पे, मायावती जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में और मायावती यदि लड़ती है, तो बड़े बड़े सेंट्रल पार्क में जो हाथियों की मूर्ति है उसके ऊपर कपड़ा ढका जाता है, मायावती की मूर्ति पे कपड़ा ढका जाता है, क्योंकि वो मायावती का सिंबल है। लेकिन प्रधानमंत्री का यदि कोई ऐसा जगह पे सिंबल लग जाए, तो वो कहा जाता है बहुत पहले से था वो, जो आपने केस बताया था। हाँ। तो फिर मायावती की मूर्ति कौन सी चुनाव अनाउंस होने के बाद लगाई थी? वो तो सालों सालों पहले लगी थी। उस पे कपड़ा, इसका मतलब कल कमल के चिन्ह का कोई बड़ा स्टैचू बन जाए तो उस पे कपड़ा नहीं ढकेगा, क्योंकि वो तो भाई चुनाव के पहले बना था। तो ये जब ऐसी ऐसी बातें जब चुनाव को कोर्ट कहता है तब बड़ा हास्यास्पद लगता है। फिर लगता है कि न्याय क्यों नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग की नियुक्तियां, ये ट्रांसपेरेंस कैसी मानी जाएगी? सरकार का भोपू यदि इस संस्था पे बैठा तो उसकी स्वायत्ता कैसी रह जाएगी? जब तुम्हारा भोपू ही वहां बैठा है, तो फिर चुनाव में प्रामाणिकता कहां से आएगी? इसलिए चुनाव आयोग, जब सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग नसीहत देता है विपक्ष के दल को कि आप अच्छा चुनाव लड़ना सीखे। अच्छा चुनाव लड़ना क्या सीखे? 4 दिन के लिए हमारा आदमी बिठा के रखाओ आपकी जगह पे, बताते हैं चुनाव आयोग कैसा होता है। अब ये सभी सरकारों के लिए रास्ता खुल गया। एक बार कोई सत्ता में आएगा, चुनाव आयोग में अपना आयुक्त बिठा देगा और अपना मनमानी ढंग से चुनाव मैनिपुलेट करेगा। ये सामान्य जनता को समझ में आता है, जो कानून का जानकार नहीं है उसको समझ में आता है। सर्वोच्च न्यायालय को यदि बात समझ में नहीं आई और ये केस पेंडिंग है तो आश्चर्य है। मुझे लगता था कि ये केस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से लेना चाहिए था, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हमारे यहाँ तो चुनाव हो ही गए भाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कम 79 मशीन ऐसी है जिसमें जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, वो मामला पेंडिंग है। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें गड़बड़ी होने की इतनी बड़ी कंप्लेंट है। अभी झारखंड महाराष्ट्र को होगा, वहां पे भी लोग यही कहते हैं। मैं तो महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, सामान्य इंसान भी कहता है, पान की दुकान पे काम करने वाला भी कहता है, चाय बनाने वाले को भी पूछो किसकी सरकार आएगी, बोले अब तो लगता है कि उद्धव ठाकरे की आएगी। लेकिन फिर क्या करेगा, वो मशीन में बदल देते सब। तो यही लोग आएंगे। वो जानता है कि मैं वोट नहीं दे रहा हूं, फिर भी कहता है कि ये लोग आएंगे, क्योंकि वो कहता है मशीन बदल जाएगी। मशीन में तो कुछ भी निकलेगा। भाव इसी पर मैं रोकूंगा 10 सेकंड के लिए। जिस मशीन पर इतना संदेह है, उस मशीन को बचाने वाले यही बने हैं सीजेआई, यही संजीव खन्ना। और आपको टिप्पणी याद होगी, उस समय आपने प्रोग्राम किया था इसी बात पर कि जो इनकी टिप्पणियां थी उस फैसले में, जो टिप्पणियां थी वो बड़ी अद्भुत थी। इन्होंने कहा कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में हर चीज को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। संदेह है तभी तो पान वाला नहीं, देख रहे हैं यदि संदेह की नजर से। अरे बाबा संदेह नहीं है तो फिर कोर्टों की जरूरत क्या है? इस देश के न्यायालय सारे बंद करो, बंद करो। हाँ, कोर्ट में क्यों जाता है? पुलिस बोलेगा मैंने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस फांसी दे देगी उसको, उसने हत्या की। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के बाद कोर्ट के सामने क्यों पेश करता है? क्योंकि न्यायालय ये देखता है कि पुलिस का संदेह ठीक है या नहीं है। हाँ, संदेह के लिए तो न्यायालय है। हर चीज पे संदेह नहीं लेगा तो क्यों लेंगे? प्रधानमंत्री जब चले गए मुख्य न्यायाधीश के यहाँ और वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गणपति पूजा का, तो संदेह हुआ लोगों को।
क्योंकि जो कोयले के खदान में काम करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि मेरे शर्ट को काला क्यों लगा। तो आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहां हर इंसान संदेह की नजर से देखेगा, क्योंकि आपका एक फैसला बकौल हमारे चंद्रचूड़ साहब कि एक फैसला इस देश का भविष्य बदलता है, इस देश के आम इंसान पे जबरदस्त इंपैक्ट करता है, इसलिए फैसला देने के पहले 10 बार सोचना होता है। तो आपने तो बिना सोचे समझे कह दिया कि यार लोगों हर चीज बात पे संदेह क्यों करें। भाई संदेह नहीं करेंगे तो फिर आपके पास आएंगे क्यों। प्रॉपर्टी का झगड़ा है, दोनों भाई बोलता है प्लॉट मेरा है, दोनों को संदेह है कि ये प्लॉट मेरा है। उस संदेह का बादल कौन छाटेगा? सर्वोच्च न्यायालय छाटेगा, न्यायपालिका छाटेगी। वो कहेगी नहीं ये प्रॉपर्टी इसकी है, आपकी नहीं है। लेकिन उस हिसाब से तो ये जो केस आप बता रहे हैं उसमें तो कहेंगे कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार था, सरकार ने कानून बनाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ। और मोदी का, और ये भी आगे टिप्पणी आ सकती है अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि मोदी जी जो जिस नाम को मोदी जी चाहेंगे जरूरी नहीं है कि उनका मंत्री भी वो नाम चाहे। आप संदेह की दृष्टि से मत देखिए। हाँ, हो सकता है मोदी जी का मंत्री विपक्ष के नेता के साथ खड़ा हो जाए। ऐसा भी टिप्पणी में आ सकता है। और एक बात और, मैं एक और तथ्य लाऊंगा। आज पहला दिन है, शपथ ग्रहण हुआ है, बधाई हमारी तरफ से भी, लेकिन सवाल भी हमारी तरफ से होंगे। मैं एक स्टेटमेंट रंजन गोगोई की आत्मकथा से पढ़ रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन। उसके पहले मैं बताया था, अब नंबर भी साफ कर दूं, 32 हाई कोर्ट जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जस्टिस खन्ना का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोलेजियम ने आगे बढ़ाया था। 32 जजों को इन्होंने क्रॉस किया था, जंप मारे थे। लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल मिल जाता है ओलंपिक में। तो आते हैं हम, रंजन गोगोई ने इनके जो कोलेजियम में इसके जरिए जो इनका सिफारिश हुआ आए उस पर भी लिखा है, और क्यों इनका नाम आगे बढ़ाया गया तो उस पर जो इंफॉर्मेशन दी है रंजन गोगोई ने, वो लिखते हैं कि कोलेजियम ने जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश इसलिए की थी क्योंकि विचार करने योग्य दूसरे नामों के मुकाबले जस्टिस खन्ना का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। एक बार फिर से दर्शक सुन लें, विचार करने योग्य दूसरे नामों के मुकाबले जस्टिस खन्ना का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल महज 6 महीने का होगा, इसीलिए कोलेजियम ने जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। अब यहीं पर बड़ा सवाल है कि कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर किसी का नाम उसके संभावित कार्यकाल के आधार पर तय करता है या उसकी ईमानदारी, उसकी योग्यता के हिसाब से तय करता है। योग्यता पैमाना है या 2 महीने का उनका कार्यकाल है, उनको वो 2 ही महीना रहेंगे, उनको मौका दे दिया जाए, क्या पैमाना है। और फिर एक सवाल इसके साथ में जोड़ रहा हूं भाव के पास आने के लिए। एक सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी वक्त से सबसे विवादित मुद्दा है मास्टर ऑफ द रोस्टर। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस वही मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। चंद्रचूड़ साहब के बाद अब मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे संजीव खन्ना। और ये बार बार सवाल उठता रहा है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर ये केसों की जब लिस्टिंग करते हैं तो किस केस को किसको, और तमाम ऐसे जज हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये कि उनकी निष्ठा, उनकी मान्यताएं, उनकी निष्ठा किसी एक, और हर व्यक्ति की होती है, किसी एक विशेष खास विचार के साथ है। अब जैसे जिस अभिजीत गंगोपाध्याय की मैंने चर्चा की, ये दूसरे जज को कह रहे थे कि वो एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं, और एक राजनीतिक दल में वो बेचारे जज नहीं शामिल हुए, ये शामिल होकर सांसद हो गए। इनसे बड़ा इनके मतलब अगर ऐसे जजों को कटघरे में खड़ा करना हो तो पहले इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बताइए कितने बेशर्मी से दूसरे कह रहे थे और खुद साबित कर दिए। तो ये बात मास्टर ऑफ द रोस्टर संजीव खन्ना की नियुक्ति की प्रक्रिया, संजीव खन्ना ये जस्टिस गोगोई बता रहे हैं कि इनकी योग्यता के पैमाने पर नहीं, इनके बचे हुए कार्यकाल के पैमाने पर इनको 32
जजों के आगे रख दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये तमाम चीज़ें मन में संदेह पैदा कर रही थी, तो मैंने कहा आपसे उस संदेह का समाधान करवाएँ। नहीं आशीष यकीनन उसमें ये भी होगा, कुछ मेरिट भी देख लिया होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरे कॉलेजियम को गलत कहूँ। लेकिन हुँ, फिर ये बड़ा ताज्जुब लगता है मुझे कि जिनके हुँ। पिता ने सीनियरिटी को तवज्जो नहीं दी इसलिए इस्तीफ़ा दिया था, उनके चाचा ने, हाँ, चाचा ने, हाँ, तो उनके घर में अब बेटे ने जो भतीजे ने उसका अपॉइंटमेंट में भी उल्टा करके दिखाया। वो भी उसी हाँ, लाइन में चल गए। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाता, इतिहास में जो हो गया वो हो गया। इन 5 हाँ, जो जजमेंट आपने मोटे-मोटे तौर पे बोले, उसमें हाँ, एक तो उसकी नियुक्ति है, वो तो बड़ी गड़बड़ है। हुँ, दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरा जो नज़र होगी, वो हाँ, जातिगत जनगणना पे होगी। हाँ, क्योंकि जातिगत जनगणना संघ और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जातिगत जनगणना हो। वो हाँ, हिंदुत्व को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते हैं। हुँ, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं भी उस उ उ उनके साथ हूँ कि हिंदुत्व एक हिंदू सब एक जाति-पाति खत्म हो जाए, सारे हिंदू हुँ, हिंदू कहलाएँ, इससे ज़्यादा बढ़िया जगह क्या है? राहुल हुँ, गांधी भी यही कहते हैं। राहुल हुँ, गांधी को जो विदेश में पूछा गया कि ये आरक्षण, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा देश हुँ, में, जब सभी जातियों में सामंजस्य स्थापित होगा, हुँ, सभी जातियाँ एक हो जाएगी। हुँ, जाति-पाति नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ से आएगा? कहाँ देगा? हाँ, हाँ, तो जातिगत जनगणना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हुँ, जातियाँ खत्म हो जाएगी तो जातिगत जनगणना कौन करेगा? जो हुँ, चीज़ नहीं है उसकी जनगणना कैसे करेंगे हम? हुँ, 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 डायनासोर्स की जनगणना नहीं हो सकती, क्योंकि हुँ, डायनासोर्स लुप्त हो गए हैं। जब हाँ, जातियाँ लुप्त हो जाएगी, तो जातियों की जनगणना नहीं करेगी। हुँ, लेकिन जिस समाज में घोर जातिवाद हो, हुँ, जहाँ प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करता हो, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, ये गान गाता हो, हुँ, हर संक्रांति के दिन दलितों के साथ खिचड़ी खाने की बात होती हो, हुँ, और वास्तविकता में दलितों को अपना हक अधिकार नहीं मिलता। दलित ने हुँ, गॉगल पहना तो पीट जाता है, दलित की लड़की नदी में पानी पिए तो पीट जाती है। दलितों की जमीन छीनी जाती है। दलितों को आज भी, क्या, मैंने तो यही कहा, हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ चालक दलित को नियुक्त दिए, देखिए जाति पाति किसी खत्म हो जाती है। हाँ, हाँ, लेकिन वहां हाँ, ब्राह्मण चाहिए या ठाकुर चाहिए, प्रॉब्लम ये है। तो जातीयवाद, इसीलिए जातिगत जनगणना चाहिए। जब हुँ, तक जातियां है देश में, जातिगत जनगणना चाहिए। लेकिन जिनको राजनीति करनी है हिंदुत्व की, क्योंकि वो जातिगत जनगणना में आती ही, जातियों में आती से बीजेपी सत्यानाश हो जाता है, बीजेपी का एक्सपोज हो जाते हैं। हुँ, वो हिंदुत्व को एक अम्ब्रेले के नीचे इसलिए लाना चाहते हैं कि मुस्लिम का डर दिखा दिखा के वो वोट लेना चाहते हैं। डरा डरा के, आप हम नहीं रहेंगे तो देख लीजिए आपका क्या होगा। हुँ, मतलब डराने की बात यहां तक आ गई कि एक सांसद कहता है प्रचार में बीजेपी के हुँ, महाराष्ट्र में, ये लाडली बहना का 1500 रुपए तुमको तो मिल रहा है, यदि गलती से हुँ, भी तुम में से कोई जो 1500 रुपए ले रही है कांग्रेस की रैली में दिख गई, फोटो खिंचवा हुँ, के प्रूव हो गया, तो फिर देख लेना पैसे कैसे वसूलेंगे। इस पर मुकदमा होना चाहिए। ये कहा है, हुआ है महाराष्ट्र में। हाँ, ये तो वही गन पॉइंट पे वोट लेने वाली बात हो गई। धनंजय महाडिक करके हाँ, है ही वैसे बैकग्राउंड का वो। हाँ, विपक्ष ने जोरदार हमला किया, शाम को एक प्रेस रिलीज कर दिया, मैं माफी चाहता हूं कि हुँ, मेरा कहने का अधिकार वो नहीं था। अरे भाई तुमने ये कहा, हुँ, आमच्याकडून पैसे घेताना तिकडे जाता, हे चालणार नाही। हुँ, काँग्रेसच्या रॅलीत दिसले तर फोटो काढील आणि फोटो हुँ, पाहून मग 1500 रुपये वसूल करील। हुँ, अब जब आप उस लेवल पे आते हो, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे तो चुनाव आयोग उन पे थोड़ी एक्शन लेगा, हुँ, सवाल ही नहीं उठता। हुँ, तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि उसी को समाज में आने वाले समय में, यदि आपको समाज में आरक्षण रद्द करना है, समाज में जाति पाति खत्म करनी है, हुँ,
तो बटेंगे तो कटेंगे वाले से नहीं होगा जाति पाति खत्म। हम्म, आपको जातिगत जनगणना करके जो अति पिछड़े हैं जिनका बहुत ज्यादा समाज में स्थान, मतलब समाज में उनका नंबर ज्यादा है लेकिन उनको कोई हम्म, अधिकार नहीं, जब उनके साथ न्याय होगा जातिगत जनगणना के थ्रू आंकड़े आएंगे, उस हिसाब से नीतियां बनेगी और फिर हम्म, जाके 50-60 साल बाद शायद जातियां खत्म हो जाए, फिर आप कह सकते हो कि जातिगत जनगणना की जरूरत ही नहीं है। हम्म, शेरों की जनगणना होती है, हम्म, डायनासोर्स की नहीं होती, क्यों लुप्त हो गए, जातियां लुप्त हो जाएगी, नहीं होगी। तो क्योंकि भाजपा को नहीं चाहिए, तो मुझे डर है कि सर्वोच्च न्यायालय पे इस पे कॉल कर सकते हैं कि जातिगत जनगणना से जातीय समाज में भी जातियों में लोग बंटते हैं। अभी उल्टा है आशीष, देखो, हम्म, जातीय जनगणना इसलिए है कि समाज जातियों में बटा हुआ है हाँ। और भाजपा कहती है कि जातिगत जनगणना करने से समाज बटता है। ये ये तो मूर्ख मानते हैं सबको, मूर्ख। लेकिन एक एक फैसले पर और निगाह है, मेरी तो है निगाह उस पे, जो एन राम साहब वाला है मामला भारत संघ से, उस पर भी है डॉक्यूमेंट्री पर बैन, बैन लग गया। डॉक्यूमेंट्री पर बैन क्यों? कल को आप हम लोग का काम ही यही है, हम लोग का काम है, हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, हम रिपोर्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे। कल को हो सकता है थोड़ा सा वक्त आपको मिले, हमको मिले, हम लोग चले कुछ गोधरा पे ही पड़ताल करने लगे, हम लोग लोया नहीं, पे पड़ताल करने लगे। मैंने ये कहा कि हाँ, आपको क्या टेंशन है, किस बात का प्रॉब्लम है। हाँ, यदि आपने कुछ गलत किया नहीं और यदि हम्म, बीबीसी ने कुछ गलत दिखाया तो आप कोर्ट में ले जाइए बीबीसी को। हाँ, हाँ, बीबीसी ने कोई नई चीज नहीं की है, हाँ, बीबीसी ने पुरानी चीजों को कंपाइल करके दिखाया, हाँ, लेकिन हाँ, गोधरा नाम लेते से इनकी नींद हराम हो जाती है। हाँ, पुराने सारे किए हुए कुकर्म याद आते हैं यदि किए होंगे तो, हाँ, और उसी कुकर्म शायद याद आते होंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम्म, उसी के डर से आप ये होने नहीं दे रहे। हम्म, कल यदि किसी ने कहा कि अशोक वानखड़े भ्रष्टाचार की एक डॉक्यूमेंट्री हम निकाल रहे हैं, जैसे हम्म, कि एक यूट्यूबर ने कहा था कि इनका कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं, हमने तो बैन नहीं हम्म, किया, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम्म, हमें पता है हमारा कोई कच्चा चिट्ठा नहीं, तुम क्या खोलोगे। हाँ, और यदि मुझे पता होता तो मैं भागा दौड़ी करता और हाँ, रोकता, अरे यार मेरे तो बहुत सारा है लपड़ा, ये सब बता देगा, नहीं इसको संभाल, इसको संभाल। हम्म, तो उसी तर्ज पे आप बीबीसी को समझिए। हम्म, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री कर दी, अच्छा वर्ल्ड हुई, आप अपने इंडिया में बैन करके क्या करोगे। हम्म, आप पोर्न साइट तो बैन नहीं कर सकते अभी तक। हम्म, ये डिजिटल की दुनिया है जहां ग्लोबल विलेज है, आप कोई हवा से आने वाली चीजों को रोक नहीं सकते, हम्म, लेकिन आपने रोक दी क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो गया। आप बादशाह है, सुल्तान है इस देश के, तो वहां पे भी ये कहा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री आने से समाज में दंगे हो सकते हैं, इसलिए हम्म, डॉक्यूमेंट्री बैन की। जैसे बुलडोजर चलाने के बाद योगी जी कहते हैं कि वो इलीगल था इसलिए चलाए थे, हम्म, हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं चलाए थे, गुंडाई के नाम से नहीं चलाए थे। आपने और भाषण में कहते जबरदस्त। हैं कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, हाँ, और झारखंड में सुप्रीम मिला कोर्ट में उनको बोलता है भी। कि नहीं तो वो तो इलीगल था इसलिए। हम्म, झारखंड में भी चला दूंगा बुलडोजर। आपने अच्छा नाम याद दिला दिया, आपको एक और खबर बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के लोगों को भी जरा बताइएगा कि अधिकारी वगैरह बहुत है वहां पे, और जो भी संपर्क में होंगे जरा उनको सतर्क करिएगा कि ये वाली भाजपा बदल रही है और आगे योगी जी और ताकतवर हो रहे हैं तो और क्या क्या होगा। एक आईपीएस उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, जसवीर सिंह। जसवीर सिंह साहब बड़े जबरदस्त आईपीएस, मतलब वो अधिकारी जो आज के दौर में मतलब विलुप्त होते होते हुए ना, जिनको संरक्षित करने की जरूरत हम्म, है। इन लोगों को संरक्षित करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है, इनका संरक्षण का अभियान चलाना चाहिए देश में ऐसे अधिकारियों। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर, जब ये महाराजगंज के कप्तान थे, तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर रासुका
लगाने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरी रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट वगैरह करके इन्होंने जो है संस्तुति कर दी थी रासुका लगाने की। जेल मतलब योगी आदित्यनाथ को जेल डालने की पूरी व्यवस्था बना दी थी जसवीर सिंह साहब ने। उस दौर में अडवाणी जी गृह मंत्री थे। ये 2002 की शायद 1-2 की बात है। तो मामला फिर यहाँ वहां तो तुरंत ऐसी स्थिति में तो तुरंत भागते हैं ये लोग। देखा ही आपने संसद में सोमनाथ दा के सामने वो फुटेज। तो अडवाणी जी के हस्तक्षेप से फिर अडवाणी जी का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद जो डीएम थे उन्होंने एसपी के इस रिपोर्ट को, संस्तुति को वहीं पर रोक दिया। मतलब रासुका में मामला दर्ज नहीं हुआ, नहीं तो उस समय अंदर फिर गए होते। उस समय ही पहले वो तो 2007 में गए थे, ये 2002 में ही अंदर गए होते। 5 साल से वो आईपीएस जसवीर सिंह सस्पेंड चल रहे थे, 5 साल से। और कल उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। 5 साल से सस्पेंड रखा था, कल जबरिया रिटायर कर दिया गया। ये जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, चुन चुन के बदला लूंगा, ये चुन चुन के बदला लेने वाले लोग हैं। इन्हें कुछ नहीं है, कटोगे, बटोगे, लुटोगे, पिटोगे, सब कुछ जो कुछ भी ये कहते हैं आपके बीच में, ये कोई और नहीं करेगा, यही करेंगे। चुन चुन के बदला लेंगे। बताइए। तो ये है, अब इस देश में आईपीएस या तो नागपुर में जाके शपथ ले, या तो भाजपा के दिल्ली वाले दफ्तर में जाके शपथ ले आईएएस आईपीएस, तभी वो नौकरी कर पाएगा, नहीं तो जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इस सब पर भी ये जस्टिस संजीव खन्ना इसलिए इसकी चर्चा किए हैं क्योंकि इस देश में स्वतः संज्ञान जैसे शब्द अब सुनाई नहीं देते। नहीं देते। अब नहीं सुनाई देते हैं। अब स्वतः संज्ञान वहीं पर होता है जहां पर नहीं, अब कई सिर्फ बार संज्ञान, अब सत्ता में बैठे हुए नेताओं का ही संज्ञान होता है। बस वही कई बार जिसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं कि कई बार सरकार पर बनते हुए दबाव को रिलीज करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाता है। और उसका बेजोड़ उदाहरण मैं मानता हूं मणिपुर को। मणिपुर में जब सरकार पर भयंकर दबाव बनता जा रहा था देश में, तो स्वतः संज्ञान लेकर के और कुछ कठोर टिप्पणियां करके कि अब हम सुनवाई करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमको फैसला लेना पड़ेगा, उस प्रेशर को रिलीज कर दिया। क्योंकि जनता जब प्रेशर बिल्ट हो रहा था उसको लगा नहीं नहीं, अब चंद्रचूड़ साहब आ गए हैं, अब ये कर देंगे इंसाफ, कर देंगे इंसाफ। तो प्रेशर वॉल्व थ्योरी के रूप में हो गया है। फाइनल कमेंट, क्या 6 महीने में कुछ उम्मीद करें? बहुत सारी कहानी तो आपने रख दी, कुछ तथ्य थे मेरे पास, मैंने रख दिए। आशीष जी देखिए, मैं फिर भी कहता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, मैं न्याय मांगने के लिए या स्टोरी करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए भगवान के पास कभी नहीं जाता। हाँ, हाँ। मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान में मेरा विश्वास है और मुझे शर्म नहीं आती है कहने में भी कि मैं पूजा भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, इसमें। हुँ, लेकिन हुँ, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान, आप मुझसे अच्छा काम करवा रहे हैं, मुझसे गलती मत करवाना। मैं भगवान से ये नहीं बोलता कि हे भगवान, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, मिड डे मुद्दा क्या बोलूँ तू बता दे, और जो बताता है मेरे कान में मैं बोलता हूँ। ये मेरे से नहीं होता और मेरा भगवान ऐसा करेगा भी नहीं। वो कहेगा कि इंसान किस लिए बनाया तुमने, जानवर तो नहीं बनाया ना। दिमाग हुँ, दिया है, सोच। हुँ, अशोक वानखेड़े, सोच और बोल, हुँ, आकलन कर। तो हम आकलन करते हैं। लेकिन भगवान के सामने मैं फिर से एक बार गुहार लगाऊँगा कि न्यायपालिका की इज़्ज़त बनी रहे। न्यायपालिका पे उस चेयर पे कौन बैठे, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वो चेयर बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस हाँ, चेयर की गरिमा को बनाए रखने का ताकत, ढाढ़स और नैतिक बल जस्टिस खन्ना को मिले। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। 6 महीने हैं, यदि वो नहीं कहेंगे, तो दूसरे जज आएँगे। निरंतर अपेक्षा रखना हमारा काम है, क्योंकि फिर न्यायपालिका माँ-बाप है तो कर क्या सकेंगे? हुँ, कुछ नहीं। जब न्यायपालिका फ़ेल होती है, विधायिका तांडव करने लगती है और विधायिका के तांडव पे ढोल बजाने लगती है कार्यपालिका। ऐसी स्थिति में फिर जनता के पास कोई और चारा नहीं बचता रास्ते पे उतरने के लिए। जब हुँ, संविधान के तीनों अंग आवारा बन जाते हैं, तो फिर रास्ते पे जनता उग्र रूप धारण करती है। वो प्रलय देश में ना आए, वो सुनामी देश में ना आए, क्योंकि उससे सभी कुछ बर्बाद हो जाता है और नए सृजन की शुरुआत करनी पड़ती है।
वो आने वाला भविष्य और देश का भविष्य गर्त में चला जाता है। हम देश से प्रेम करते हैं सभी लोग, हम चाहते हैं कि देश तकलीफ में है, निकल जाए। कुछ नेताओं को अक्ल आए, कुछ नैतिकता का बल न्यायपालिका को मिले। इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मेरी अंतिम टिप्पणी इस पे यही होगी। चलिए, आपकी प्रार्थना में मैं भी आहुति देता हूँ, स्वाहा बोलता हूँ। इसके साथ-साथ आखिर में बस एक ही कहेंगे जस्टिस खन्ना से कि चाचा, जो जस्टिस खन्ना के चाचा आपके चाचा हैं, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में सदा-सदा लिखा रहेगा। आज भी सबसे सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, भले सीजेआई नहीं बन पाए थे। और एक दौर जो भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में एक दौर जो स्याह है, जिसको आपातकाल कहते हैं, जिसको तानाशाही का दौर कहते हैं, उस दौर को चुनौती देने का मादा था आपके चाचा में। कहते हैं कि अगर घोड़े का बच्चा है, तो अगर पूरा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत काबल तो होगा ही, मतलब थोड़ा तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल है ये कि थोड़ा तो उसमें होगा ही वो। तो उम्मीद करेंगे कि आपका भी नाम, ये हम आज उम्मीद कर रहे हैं, 6 महीना 1 दिन का कार्यकाल है, 6 महीना 1 दिन बाद पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन आज इसी उम्मीद के साथ, अतीत में आपके बारे में तमाम लोग जो टिप्पणियाँ करते हैं, मैं सबको भी किनारे कर रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं कि 6 महीना 1 दिन बाद जब हम कार्यक्रम करें और भाऊ के साथ बैठें, तो भाऊ ये बात कहें, उस दिन मजबूर हो जाएँ भाऊ कि नहीं, जस्टिस संजीव खन्ना का नाम भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। अब ये तो आपके ऊपर है कि भाऊ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये आपके ऊपर है। दीजिए इजाज़त, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।